हेलो फ्रेंड्स, देवी स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पूर्व वैदिक काल और या ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे। तो और अब हम लोग इसके उत्तर वैदिक काल वाले पार्ट को पढ़ रहे हैं। तो आखिर इस वैदिक काल को क्या रीज़न है कि हम लोग दो अलग अलग भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक आपका ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में और दूसरा है उत्तर वैदिक काल में। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों कि लगभग 1000 BC के आसपास लोहे की खोज हुई थी और लोहे की खोज ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन लोगों के जीवन में यानी एक बहुत बड़े परिवर्तन का लोगों के जीवन में आगमन हुआ लोहे के खोज के कारण। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र, यानी इस लोहे की खोज ने लोगों के जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया। और इस लोहे की खोज की वजह से लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया जो विभिन्न रूपों में सामने आया। ये इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब लोगों का आर्थिक जीवन अच्छा होता है, बेहतर होता है, मीन्स लोग आर्थिक रूप से जब संपन्न होते हैं तो उसका जो सामाजिक जीवन स्तर है वो अपने आप ही बढ़ जाता है। इसी तरह से आप राजनीतिक और धार्मिक स्तर को भी ले सकते हैं। तो 1000 यानी 1000 BC के आसपास जो उत्तर वैदिक का काल माना जाता है, उत्तर वैदिक काल का जो काल है ये 1000 से 600 BC के आसपास माना जाता है। और इस 1000 के आसपास लोहे की खोज होती है। तो इस लोहे की खोज के कारण ही है कि लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और इस परिवर्तन यानी ऋग्वैदिक काल और इस उत्तर वैदिक काल के लोगों के जीवन में जो एक बहुत बड़ा अंतर है, तो उस अंतर के कारण ही हम लोग इस दोनों को यानी इस वैदिक काल को दो अलग अलग भागों में बांट के पढ़ते हैं। दोस्तों, 1000 BC के आसपास जब लोहे की खोज होती है तो उसके वजह से कृषि में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। जो कृषि लोग मीन्स अपने भोजन, अपने मिनिमम ज़रूरतों के लिए जो कृषि कर रहे थे, वो कृषि का रूप अब बदलकर मीन्स लोहे की खोज की वजह से बहुत से औजार ऐसे बनने लगे जिससे जंगलों की सफाई आसानी से होने लगी। हल वगैरह का उपयोग यानी खेत के जोतने में हो या जंगलों की सफाई हो या पेड़ पौधों की कटाई हो, इन सब में लोहे की खोज ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया और वो खेती का काम वो आसान हो गया। तो जो लोग कृषि पर आधारित नहीं थे, मीन्स हमने ऋग्वैदिक काल में देखा कि जो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो पशुपालन पर आधारित थी, मीन्स वो लोग कृषि को कम महत्व देते थे। लेकिन जब इस लोहे की खोज हुई और लोहे की खोज के कारण बहुत से औजार और जो कृषि से संबंधित औजार का निर्माण हुआ और उस औजार से कृषि का जो काम है वो आसान हो गया। तो इस आसानी की वजह से अब लोगों का जो प्रधान व्यवसाय था, जो पशुपालन पर विशेष जोर दे रहे थे, वो अब क्या हो गया, वो लोग कृषि के ऊपर जोर देने लगे, यानी कृषि के उत्पादन पर उनका ध्यान ज़्यादा जाने लगा। और जब कृषि का उत्पादन होने लगा अधिक, तो वो आर्थिक तौर पर मजबूत होने लगे। तो इस लोहे की खोज की वजह से ही इन दोनों काल को अलग अलग रख के हम लोग पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इस यानी लोहे की खोज ने इस काल के लोगों के मीन्स उत्तर वैदिक काल के लोगों के जीवन के आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र को किस प्रकार से प्रभावित किया। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं आर्थिक क्षेत्र, यानी इस लोहे की खोज या के कारण ऋग्वैदिक काली लोगों की जो आर्थिक जीवन थी वो किस प्रकार की थी। तो वही लोहे की खोज यानी 1000 BC के पास लोहे की खोज हुई। इस लोहे की खोज के कारण
लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इसके पहले जो ऋग्वैदिक काल में हमने देखा कि लोग तांबे, कांसे और टीन के धातुओं का इस्तेमाल करते थे, और इस काल में जब लोहे की खोज हुई तो लोहा जो है धातु के रूप में टीन, कांसा और तांबा वगैरह से सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे ज़्यादा यूज़फुल भी था। तो इस वजह से इसका इस्तेमाल लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पर होने लगा। और जो उत्तर वैदिक काल में हमने देखा कि लोगों का प्रमुख व्यवसाय आपका पशुपालन था। उस समय कृषि का उतना विकास नहीं हुआ था। तो ये उत्तर वैदिक काल में कृषि का विकास होता है, यानी लोहे के बने औजारों और जो कृषि के रूप में इस्तेमाल होता था कृषि कार्य में, चाहे वो हल हो, चाहे वो पेड़ कटाई, जंगल कटाई, साफ सफाई या जंगलों को साफ करके खेती करने की बात हो, इन सब में जो है लोहे की खोज के वजह से बहुत ज़्यादा मदद होने लगा और लोगों का काम आसान होने लगा, और लोग कृषि पर यानी पशुपालन से कृषि की ओर मूव करने लगे। यानी पशुपालन जो उनका प्रमुख व्यवसाय था, वो अब उनका व्यवसाय हो गया आपका प्रमुख कृषि। क्योंकि जब कृषि उत्तर वैदिक काल में हमने देखा कि कृषि का उपयोग वो लोग सिर्फ अपने खाने भर की ज़रूरतों के लिए ही करते थे, और इस काल में क्या हुआ, कृषि अधिशेष कृषि में बदल गई। अधिशेष कृषि उस कृषि को कहते हैं जहां आपका इस्तेमाल यानी आपके खाने के इस्तेमाल के अलावा भी अगर बचता है तो उसे अधिशेष कृषि कहते हैं। तो जो कृषि का विकास हुआ वो अधिशेष कृषि में हुआ, और अधिशेष कृषि के कारण ही क्या हुआ कि उद्योगों एवं व्यवसाय का विकास हुआ। यानी कि इस काल में उद्योग एवं व्यवसाय का भी थोड़ा बहुत विकास होने लगा था। बहुत बड़े बड़े उद्योग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुम्हारगिरी, बढ़ईगिरी, ये सब काम धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा, ये अस्तित्व में आने लगे। वहीं मुद्रा का आविष्कार इस काल तक नहीं हो पाया था, यानी मुद्रा का आविष्कार नहीं हो पाया था, लेकिन उद्योग व्यवसाय जो थे, जो जिस प्रकार उत्तर वैदिक काल में चल रहे थे, उसी प्रकार जो इस समय भी यानी वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा ये उद्योग व्यापार चल रहे थे। और ये जो उद्योग व्यापार थे, यानी ये जो इस काल का व्यापार था, ऋग्वैदिक काल में हमने देखा कि वहाँ का जो व्यापार था वो सिर्फ कबीले के बीच ही थे, या फिर एक कबीला दूसरे कबीले के साथ व्यापार करते थे। किंतु इस काल में विदेशी व्यापार भी थोड़ा बहुत प्रचलित होने लगा था, और आर्थिक प्रगति ने नगरीकरण को जन्म दिया। मीन्स जब हम आज भी देखते हैं कि नगरों में जो रहने वाले लोग होते हैं वो व्यवसायी होते हैं, व्यापारी होते हैं। किसान श्रमिक गांव में रहते हैं, किंतु व्यापारी लोग जो है वो नगरों में रहने वाले होते हैं। तो चूंकि उद्योग और व्यवसाय का आविष्कार या विकास होने लगा था, तो इस काल में नगरों का भी विकास होने लगा था। मीन्स द्वितीय नगरीकरण जो हम कह सकते हैं, वो द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ इस काल से ही माना जाता है। प्रथम नगरीकरण तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है, और द्वितीय नगरीकरण का जो आरंभ है ये उत्तर वैदिक काल में होने लगा था। तो ये इसकी आर्थिक स्थिति थी, यानी इस काल के लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में ये हमने जाना। अब हम इनके राजनीतिक जीवन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो आर्थिक, किसी भी सभ्यता का जो आर्थिक क्षेत्र होता है वो राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो ये जो आर्थिक क्षेत्र है, इस लोहे के आविष्कार की वजह से जो आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि हुई, प्रगति हुई, उसके कारण इन सभी यानी राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक और ये धार्मिक क्षेत्र, सभी क्षेत्र प्रभावित हुए। तो देखते हैं कि इस आर्थिक क्षेत्र ने यानी इस आर्थिक प्रगति ने राजनीतिक जीवन में क्या परिवर्तन लाया। तो दोस्तों, यहाँ जो राजनीतिक जीवन में जो कबीला था वो जन का आकार लिया, और ये जन बड़ा होकर के यानी कबीला जन का आकार लेकर के बड़ा हो गया, और राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। यानी कि
आर्थिक जब प्रगति हुई तो लोगों के पास संपत्ति का विकास हुआ, विस्तार हुआ। तो जब राजा के पास भी शक्तियाँ विस्तृत हुई, राजा धनी होने लगा, राजा के पास शक्तियाँ बढ़ने लगी, यानी कि राजा शक्तिशाली होने लगा। वो आर्थिक रूप से मजबूत हुआ तो वो शक्तिशाली होने लगा। वहाँ जब राजा शक्तिशाली हुआ, मीन्स उस काल में हमने देखा था ऋग्वैदिक काल में कि राजा बहुत मीन्स शक्तिशाली नहीं था, उसके पास बहुत सी शक्तियाँ नहीं थी। सभा समिति विदत गण आदि के द्वारा वो राजकार्य को देखते थे, चलाते थे। तो इस काल में क्या होता है ना, राजा की शक्तियों में विकास होता है, और जब राजा शक्तिशाली होता है तो उसकी मदद के लिए जो ये सभा समिति विदत और गण जो संस्थाएं हमने देखी थी ऋग्वैदिक काल में कि राजा की मदद के लिए ये संस्थाएं निर्मित की गई थी। तो इन संस्थाओं का जो महत्व है, राजा की शक्ति में वृद्धि के कारण इनकी शक्ति में ह्रास होने लगा। यानी कि ये जो 4 सभा समिति विदत और गण थे, इनकी शक्तियों में कमी होने लगी। ऑटोमेटिक राजा शक्तिशाली हुआ तो वो अब इन संस्थाओं के, यानी इन संस्थाओं की बातें मानने के लिए या सुझाव मानने के लिए वो बाध्य नहीं रहा। आगे देखते हैं रत्निन। तो रत्निन की संख्या भी बढ़ी, मीन्स उस काल में हमने देखा कि 5 से 7 रत्निन की संख्या होती थी। इस काल में बढ़ के रत्निन की संख्या लगभग 17 हो गई। मीन्स जो अधिकारियों की नियुक्ति ऋग्वैदिक काल में हमने देखा कि राजा की मदद के लिए, राजकाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो रत्निन की नियुक्ति की जाती थी, तो उन रत्निन की संख्या भी यहाँ बढ़कर 7 से 17 हो गई। अब कर व्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो कर व्यवस्था है जो हमने उत्तर ऋग्वैदिक काल में हमने देखा दोस्तों कि कर व्यवस्था का रूप जो था बलि, यानी कर व्यवस्था को वहाँ बलि के रूप में जाना जाता था, बलि से संबोधित किया जाता, बलि नामक शब्द से संबोधित किया जाता था। तो ये जो कर व्यवस्था है, ये बलि मीन्स वो स्वेच्छा से दिए जाने वाला कर था, मीन्स ये आरोपित कर नहीं था। ये कर देने के लिए जो जनसाधारण है, नागरिक है, वो बाध्य नहीं थे। लेकिन इस काल में जो ये बलि के, यानी इस बलि का रूप बदलकर स्वेच्छा से नहीं होकर के ये नियमित कर दिया गया। यानी उस काल में तो स्वेच्छा से था, यानी ऋग्वैदिक काल में, किंतु इस काल आते आते मीन्स उत्तर वैदिक काल आते आते ये जो कर है इसका रूप स्वेच्छा आधारित ना होकर के नियमित हो गया। मीन्स कर देना अब राजा को अनिवार्य हो गया, क्योंकि पब्लिक यानी जो जनसाधारण है वो भी आर्थिक रूप से मजबूत हुए, उनके पास कृषि, उद्योग धंधे, व्यापार आदि सब सुचारू रूप से चलने लगे, उनके आर्थिक क्षेत्र में विस्तार हुआ, वृद्धि हुआ, विकास हुआ। तो राजा ने क्या किया कि इस जो बलि नामक जो कर थी, जो स्वेच्छा से देना था, वो अब क्या किया, राजा ने नियमित कर दिया। और इस कर के वजह से ही राजा और दिन ब दिन शक्तिशाली होता गया। सेना एवं न्याय, यानी ये सेना एवं न्याय की जो व्यवस्था थी, जो हमने देखा उस काल तक की सेना नियमित नहीं थी। मीन्स ऋग्वैदिक काल में हमने देखा, यानी पूर्व वैदिक काल में कि सेना की जो व्यवस्था थी वो नियमित नहीं थी। वो मीन्स युद्ध के समय सेना को निर्मित किया जाता था, मीन्स जनसाधारण से ही सेना का निर्माण किया जाता था, और युद्ध खत्म होने के बाद उस सेना को तोड़ दिया जाता था। फिर वो लोग जनसाधारण के रूप में फिर वापस अपना जीवन यापन करने लगते थे। तो इस काल में क्या हुआ, सेना नियमित तो यानी पूर्णतः स्थायी तो नहीं हुई, लेकिन कुछ सुधार हुआ, चाहे वो न्याय का क्षेत्र हो, चाहे सेना के क्षेत्र में हो। कुछ इसका रूप, स्थायी रूप, यानी पूर्णता तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ रूप इसका स्थायी होने लगा था। मीन्स सैनिकों की संख्या में वृद्धि हुई, उनके जो हथियार है वो सब में भी वृद्धि होने लगी। यानी कि सेना पूर्णतः नियमित तो नहीं हुई, किंतु इसका रूप कुछ उस ऋग्वैदिक काल से कुछ बेहतर हुआ। तो ये इसकी राजनीतिक स्थिति थी। अब दोस्तों हम लोग इसकी सामाजिक स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं। तो सामाजिक जीवन में जो सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार होती थी, और ये परिवार मीन्स संयुक्त परिवार होता था ज़्यादातर। और ये परिवार जो है वो मीन्स परिवार, कई परिवार मिलके कुल बनता था, और कई कुल मिलके ग्राम बनता था,
कई ग्रामों का जो समूह होता था वो विश्व कहलाता था, और कई विश्व का जो समूह होता था वो जन कहलाता था। ये एक प्रक्रिया थी, सामाजिक प्रक्रिया उस काल की। और देखते हैं इसकी वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था हमने देखा था दोस्तों उस काल में, ऋग्वैदिक काल में, पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा कि जो वर्ण व्यवस्था थी उस काल में मीन्स कर्म आधारित थी, यानी कि जो अगर पूजा पाठ कर रहा है तो वो ब्राह्मण हो गया, जो युद्ध संबंधित कार्य कर रहा है तो वो क्षत्रिय हो गया। इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था उस काल यानी ऋग्वैदिक काल में थी। लेकिन यहाँ क्या होता है, यानी इस उत्तर वैदिक काल में कि जो वर्ण व्यवस्था उस समय हमने देखा कि जो कर्म आधारित थी वो अब जन्म आधारित होने लगी। मीन्स अगर ब्राह्मण के घर कोई बच्चा पैदा हुआ, किसी बच्चे का जन्म हुआ तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। अगर किसी बच्चे का जन्म क्षत्रिय कुल में या क्षत्रिय परिवार में हुआ है तो वो बच्चा क्षत्रिय ही कहलाएगा। मीन्स जो ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित था, हमने देखा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है, जिसमें जो ब्राह्मण को ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ बताया गया, और जो क्षत्रिय है उसको भुजाओं से, और वैश्य को जंघों से, और जो शूद्र है उसको ब्रह्मा के पैरों से बताया गया। तो वो वर्ण व्यवस्था वहाँ कर्म आधारित थी, किंतु यहाँ जो है यहाँ जन्म आधारित हो गया। मीन्स जिस परिवार में ब्राह्मण के कुल में अगर जन्म हुआ तो वो बच्चा ब्राह्मण ही कहलाएगा, आजीवन वो ब्राह्मण ही रहेगा। ये वर्ण व्यवस्था में अंतर दोनों यानी कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में ये अंतर दोनों में था। उस काल में एक नई चीज़ सामने आई, मीन्स उत्तर वैदिक काल में, कि गोत्र यानी एक इस नए शब्द का आगमन हुआ जिसको कहते हैं मीन्स गोधन एकत्र होना। मीन्स इस गोत्र का मतलब होता था कि जैसे ऋग्वैदिक काल में हमने देखा कि गायों को यानी पशुपालन उनका प्रमुख व्यवसाय था। तो जो इस काल तक जो गायों का जो एकत्र करते थे, मीन्स इकट्ठा जो झुंड होता था, और उन गायों के झुंड को या समूह को जो लोग संचालित करते थे, मीन्स पालते थे, उसका देखभाल करते थे, वो कुल वो परिवार में ये सिस्टम बना था कि मीन्स उस कुल में यानी उस गाय को पालने वाले समूह के देखभाल करने वाले लोगों में एक मतलब शादी का सिस्टम नहीं हो सकता था। मीन्स उस गोत्र में शादी नहीं हो सकती थी। तो ये इस काल की एक नई बात यानी नया शब्द या नई रीति, ये गोत्र के रूप में आपका उत्तर वैदिक काल में इसका जन्म या आगमन होता है। वहीं देखते हैं स्त्रियों की दशा। तो स्त्रियों की दशा जो है इस काल तक गिरावट होने लगती है। मीन्स स्त्रियों की दशा में गिरावट देखा जाता है इस काल तक। जो स्त्रियों को हमने देखा था कि ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति में भाग लेने का अधिकार था, तो वो सभा और समिति इस काल तक यानी उसमें भाग लेने के अधिकार को ख़त्म कर दिया गया, और यहाँ पर्दा प्रथा और बाल विवाह भी आरंभ हो गया। आपका यहाँ इस लड़कियों के जन्म को मतलब एक शोक के रूप में देखा जाने लगा था। यानी पुरुषत्व या जो कहेंगे पुरुष प्रधान समाज ये होने लगा था, यानी स्त्रियों की दशा यहाँ पे घटने लगी थी। बहुविवाह का प्रथा तो नहीं था बहुत ज़्यादा, और मीन्स विधवा विवाह भी कुछ थोड़े बहुत चल रहे थे, किंतु कुल मिलाकर जो है स्त्रियों की दशा यहाँ पे गिरावट देखा गया। मीन्स उत्तर वैदिक काल से ही स्त्रियों की दशा में गिरावट होने लगती है, और ये गिरावट है आपका आगे यानी मौर्य काल, गुप्त काल, ये सब में आगे बढ़ता ही चला जाता है, जो आज तक जारी है। वहाँ अब देखते हैं विवाह। तो विवाह वहाँ 8 प्रकार के विवाह का जिक्र किया गया, जिसमें जो प्रारंभिक 4 विवाह है वो सही बताया गया, और बाद के जो 4 विवाह है उसको मीन्स गलत बताया गया है। 4 विवाह में भी 2 विवाह ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, एक अनुलोम विवाह और एक प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह हुआ जैसे उच्च कुल का लड़का हो और निम्न कुल की लड़की हो, तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। और जो प्रतिलोम विवाह है
जिसमें उच्च कुल की लड़की होती है और निम्न कुल का लड़का होता है, उससे प्रतिलोम विवाह कहा गया है। यानी इस दो विवाह को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। सामाजिक जीवन में दोस्तों और एक नई चीज़ वहाँ पर देखने को मिला, यानी उत्तर वैदिक काल में, कि इसमें जो है मानव जीवन को 4 भागों में बांटा गया। मीन्स इस मानव जीवन को जो है वो 4 भागों में विभक्त करके जीने का तरीके के रूप में बांटा गया, जिसमें पहला आपका ब्रह्मचर्य को माना गया, जो 25 साल तक यानी 1 से 25 साल तक माना जाता था, जिसमें आपको गुरुकुल जा कर के आपको शिक्षा ग्रहण, गुरु के समक्ष शिक्षा ग्रहण करना होता था। दूसरा जो अवस्था है वो गृहस्थ अवस्था कहा गया, जिसकी आयु यानी उम्र सीमा आपका 25 से 50 साल के बीच तय की गई। इसमें क्या होता था गृहस्थ जीवन में कि जो मनुष्य है इस काल में शादी विवाह करके अपने वंश को बढ़ाने का कार्य करते थे। मीन्स पुत्र या संतानोत्पत्ति का जो कार्य है ये गृहस्थ जीवन में 25 से 50 के बीच इसका काल माना गया या निर्धारित किया गया था। वहीं तीसरा है वानप्रस्थ या आश्रम, यानी इस आश्रम व्यवस्था में क्या था, इसकी आयु 50 से 75 वर्ष मानी जाती थी। इसमें क्या होता था कि गृह का त्याग करके पुनः आश्रम में यानी गुरु के आश्रम में या घर से दूर रहना होता था। और जो ये ब्रह्मचर्य यानी इस काल के जो बच्चे होते थे जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, उनको यानी कि ये वानप्रस्थ वाले शिक्षा ग्रहण यानी करने में मदद करते थे या शिक्षित करते थे। तो ये वानप्रस्थ की अवस्था मानी जाती है 50 से 75। अब जो अंतिम अवस्था है वो संन्यास की अवस्था मानी जाती है, जिसकी आयु 75 से 100 वर्ष मानी जाती है। इसमें क्या होता था कि गृह का त्याग करके पूर्णतः सन्यासी का भेष धारण करने के बाद और एक मीन्स ईश्वर की आराधना पूजा पाठ में ध्यान मग्न करते हुए मृत्यु का इंतजार करते हुए शरीर का त्याग करना होता था। तो ये हमने इसकी सामाजिक स्थिति देखी। अब हम इसके धार्मिक जीवन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये काल जो है धार्मिक काल माना जाता है, इसमें ही चारों ग्रंथों वेदों की रचना हुई है। तो यहाँ पर जो है इस काल तक यानी ऋग्वैदिक काल से भी ज़्यादा उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्म कांडों का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, उनके पास धन संपत्ति आ जाता है, तो वो इस धन संपत्ति को खर्च करने के लिए क्या करते हैं कि वो यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान कर्मकांड आदि में वृद्धि करते हैं। और इस वृद्धि का एक कारण ब्राह्मण और क्षत्रिय यानी उस काल में ब्राह्मण और क्षत्रिय में अपने वर्चस्व को लेकर के मतलब संघर्ष आरंभ हो गया था। तो ये ब्राह्मण और क्षत्रिय एक दूसरे से वर्चस्व स्थापित करने के लिए भी साबित करने के लिए भी यज्ञ कर्मकांड आदि का सहारा लेते थे। तो इस वजह से इस काल में यज्ञ और कर्मकांड का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था। अब इनके प्रधान देवता के बारे में जानते हैं। तो इनके जो प्रधान देवता प्रजापति माने जाते हैं। मीन्स जो हमने देखा कि उत्तर ऋग्वैदिक काल में जो इंद्र इनके प्रधान देवता थे, जिनका ऋग्वेद में जिक्र 250 बार तक किया गया है, और इनका जो है उनको पुरंदर भी कहा गया। यानी इंद्र जो उनका प्रधान देव थे वो अभी उनकी यानी इस काल में प्रजापति उनके प्रधान देवता हो गए। वहीं विष्णु रुद्र वरुण आदि पूषण आदि देव की भी पूजा इस काल तक होने लगी थी। अब देखते हैं इस काल में 3 यज्ञ का भी आरंभ इस काल से माना जाता है, जिसमें एक राजस्व यज्ञ माना जाता है जो प्रतिष्ठा हेतु यानी अपनी प्रतिष्ठा विस्तार या प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए साबित करने के लिए किया जाता था। दूसरा एक वाजपेयी यज्ञ होता है जो शक्ति प्रदर्शन यानी राजा अपने शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए यानी अपने शक्ति को दिखाने के लिए कि वो कितना शक्तिशाली है, वो इस यज्ञ को करते थे। यानी वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन का यज्ञ माना जाता है। तीसरा है अश्वमेध यज्ञ, ये राज्य विस्तार के लिए होता था। यानी राजा अपने राज्य विस्तार के लिए एक घोड़े को एक मैसेज लिख करके उसके गले में बांधते थे और उसको छोड़ते थे। अगर जिस राज्य से वो घोड़ा क्रॉस कर जाता था मीन्स उस राज्य ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो ये राज्य विस्तार के लिए
अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता था। यज्ञ में कर्मकांड और बलि की प्रधानता बढ़ गई थी। मीन्स कर्मकांड और इन सब यज्ञों के माध्यम से धार्मिक कर्मकांड में और बलि में वृद्धि हुई थी। मीन्स बहुत ज़्यादा पशुओं की बलि दी जाने लगी थी। और इसका जो विवरण है यानी उपनिषद में जो है इन सारी धार्मिक कर्मकांड और बलियों की निंदा की गई है। तो दोस्तों ये जो उत्तर वैदिक काल का ये जो धार्मिक कर्मकांड बलि आदि बाह्य आडंबर के कारण ही मतलब इतना ये सब बढ़ गया था इस काल में कि लोगों का इस धर्म से मीन्स ब्राह्मण धर्म से लोगों का मन मीन्स उब गया था। वो एक परिवर्तन चाहते थे इस धर्म में और उस परिवर्तन के रूप में ही दो संप्रदाय का जन्म होता है, जिसमें आपका एक जैन धर्म और बौद्ध धर्म आता है। तो आगे हम लोग बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये मतलब वो जो धार्मिक परिवर्तन का काल हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म या जैन धर्म, तो उस बौद्ध धर्म और जैन धर्म की नींव जो है इस काल से ही पड़नी शुरू हो गई थी। तो ये थे दोस्तों वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।